बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट यूरिन फार्मेशन एंड एसिड बेस बैलेंस। पिछले लेक्चर्स में हमने किडनी के हवाले से बात की थी, फिर उसके अंदर जो उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, उसके बारे में बात की थी हमने। आज हम बात करेंगे कि वो फंक्शन किस तरह परफॉर्म करते हैं नेफ्रॉन। तो फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन जो है वो प्राइमरीली यूरिन फार्मेशन है एंड देन द एसिड बेस बैलेंस। तो आज की लेक्चर में हम ये दो टॉपिक्स जो है ये कवर करेंगे और इसी के साथ फिर रीनल सिस्टम जो है वो वाइंड अप हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्टेड। सो यूरिन फार्मेशन क्यों होते हैं बॉडी में? सो द बेसिक फंक्शन and the basic phenomena behind the urine formation is to clean the blood. ब्लड को वेस्ट प्रोडक्ट से, मेटाबॉलिक वेस्ट से, टॉक्सिक मटेरियल से क्लीन करने के लिए बॉडी में यूरिन की फॉर्मेशन होती है। अगर ब्लड में कोई एक्स्ट्रा मटेरियल है लाइक मेटाबॉलिक वेस्ट है, ड्रग मेटाबोलाइट्स है या कोई और वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो हम किस तरह उस ब्लड से निकालेंगे ताकि बॉडी जो है वो होम्योस्टेसिस कंडीशन में रहे, हेल्दी रहे। इसके अलावा अगर इसेंशियल सब्सटेंसेस भी है लेकिन वो एक्सेस अमाउंट में है, ज़्यादा अमाउंट में है, तो उसको बॉडी से किस तरह रिमूव किया जाता है? तो किडनी इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल टू रिमूव दैट एक्सेस प्रोडक्ट और वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, और ब्लड को क्लीन करें और उसको नॉर्मल ही रखें। तो नॉर्मल रखने के लिए किडनी क्या करते हैं? उसी सब्सटेंसेस से यूरिन जो है वो बनाते हैं और फिर वो यूरिन एक्सक्रीट आउट होते हैं फ्रॉम द बॉडी। नॉर्मली जो किडनी है वो 26% ऑफ द टोटल कार्डिक आउटपुट रिसीव करते हैं। कार्डिक आउटपुट हम डिस्कस कर चुके हैं कि द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट इन 1 मिनट, 1 मिनट में हार्ट जितना ब्लड पंप करते हैं तो उसका 26% जाते हैं टुवर्ड द किडनी फॉर द फिल्ट्रेशन, ताकि वहाँ पर फिल्ट्रेशन हो जाए। और अगर हम 26% को कन्वर्ट करें तो इट बिकम 1.3 लीटर्स। तो उसी ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ किडनी, लेकिन वो सब्सटेंसेस जो वाटर सॉल्युबल हो। अगर वाटर सॉल्युबल नहीं है तो वो फिर लीवर में जाएंगे और लीवर उसको डिटॉक्सिफाई करेंगे या उसको वाटर सॉल्युबल बनाएंगे। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल है ऑलरेडी, तो वो किडनी के थ्रू डायरेक्टली एक्सक्रीट आउट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो नॉर्मली जो यूरिनरी आउटपुट है ह्यूमन बॉडी का वो है 1 to 1.5 लीटर पर डे, या अगर हम मिनट के हिसाब से ले तो 1 ml पर मिनट के हिसाब से यूरिन जो है उसकी फॉर्मेशन होते हैं। अब यूरिन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो 3 कंपोनेंट्स या 3 पार्ट्स या 3 स्टेप्स में होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज़ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, द सेकंड वन इज़ ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन एंड द थर्ड वन इज़ ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पर देता चलूँ, आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि जो ब्लड नेफ्रॉन की तरफ आते हैं जिसमें टॉक्सिक मटेरियल मौजूद है वो अफेरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू आते हैं। तो जैसे वो ग्लोमेरुलस तक पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर ग्लोमेरुलस में वो फिल्टर हो जाते हैं। तो जो टॉक्सिक मटेरियल है वो ब्लड से फिल्टर होकर नीचे बॉमिन कैप्सूल में आ जाते हैं, और जो प्योर ब्लड रह जाते हैं जो कि फ़िल्टर हो चुके हैं वो फिर एफेरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू वापस जाते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप विच आकर इन द ग्लोमेरुलस इज़ द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। तो ये आपके साथ हो गया ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। इसके बाद होते हैं ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। अब जो फिल्ट्रेट बना है आपके साथ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के थ्रू वो बॉमिन कैप्सूल में आ चुके हैं। बॉमिन कैप्सूल से फिर आगे जाएंगे इनटू द ट्यूब्यूलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन विच मे बी द डिस्टल कन्वोल्यूटेड, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड एंड लूप ऑफ हेनले। लेकिन ये जो फिल्ट्रेट ट्यूब्यूलर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन में जाते हैं तो उसमें कुछ इसेंशियल सब्सटेंसेस भी होते हैं, लाइक सोडियम होते हैं, वाटर होते हैं। तो अगर बॉडी को ज़रूरत है उसी सब्सटेंसेस की
तो ये ट्यूब्यूलर पोर्शन से वापस एब्जॉर्ब होंगे इनटू दैट पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी जिसमें ऑलरेडी फिल्ट्रेटेड ब्लड मौजूद है, उसे फिल्ट्रेटेड ब्लड में वो जाएंगे। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। एंड द थर्ड पार्ट इज द ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब जो पेरिट्यूब्यूलर में आपके साथ ब्लड मौजूद है, अगर उसमें कुछ सब्सटेंसेस की एक्सेस है और उसको रिमूव करना है तो वो वापस पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी से इसी ट्यूब्यूलर पोर्शन में सिक्रेट होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। आफ्टर द ट्यूब्यूलर सिक्रीशन जो नेफ्रॉन में फ्लूइड आ जाते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, वो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं और उसको हर हाल में एक्सक्रीट आउट करना है। ठीक है, सो दिस इज़ द ओवरव्यू अबाउट द यूरिन फॉर्मेशन। आगे हम एक एक स्टेप को डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जिस तरह मैंने बता दिया, वो प्रोसेस जिसके थ्रू ब्लड जो है वो फिल्टर होते हैं इनिशियली फर्स्ट स्टेप में। किस तरह वो फिल्टर होगा? बाय पासिंग थ्रू द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। हमने बात की थी ना कि ग्लोमेरुलस कैपिलरीज और बॉम्बिन कैप्सूल का मिसाल जो है वो जस्ट लाइक फनल विद फिल्टर पेपर है। जब इससे ब्लड पास हो जाते हैं तो वो फिल्टर हो जाते हैं। क्यों फिल्टर हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर जो मेम्ब्रेन मौजूद है वो उस मेम्ब्रेन में हमारे पास पोर्स होते हैं और उसी पोर्स से ये पास आउट होके तो वहाँ पर जो लार्ज सब्सटेंसेस है वो रह जाते हैं, जो स्मॉल सब्सटेंसेस है एक्स्ट्रा वो एक्सक्रीट आउट होते हैं, नीचे बॉम्बिन कैप्सूल में आ जाते हैं। अब ये जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है जिससे ये ब्लड पास आउट होंगे विच एक्ट एज अ फिल्टर पेपर, वो 3 लेयर से बने हैं। जो आउटर लेयर उसमें है जो ग्लोमेरुल के नज़दीक है उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन और उसमें पोर्स होते हैं जिसको हम फेनेस्ट्रे कहते हैं। द सेकंड वन इज़ द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड द थर्ड वन इज़ द विज़रल लेयर ऑफ द बॉम्बिन कैप्सूल जिसमें भी पोर्स मौजूद हैं। तो जो फिल्ट्रेशन होगी वो इन 3 लेयर से पास आउट होकर आगे जाएंगे। तो जब इसी जो फर्स्ट लेयर है उसकी फेनेस्ट्रे से जब ब्लड पास आउट होते हैं तो प्लाज्मा में मौजूद जितनी भी सब्सटेंसेस है वो यहाँ पर फिल्टर हो जाते हैं, एक्सेप्ट यहाँ पर एक चीज़ फिल्टर नहीं होते और वो है हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन। क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन का साइज़ लार्ज है और वो स्लिट पोर्स जो मौजूद है विज़रल मेम्ब्रेन में उससे पास आउट नहीं हो सकते, इसीलिए वो फिल्टर नहीं होते। तो जो फिल्टर ब्लड होते हैं वो एफेरेंट आर्टियोल के थ्रू आगे जाते हैं जो पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो नीचे बॉम्बिन कैप्सूल में आ जाते हैं। फिर हमें उस वेस्ट प्रोडक्ट को कहते हैं फिल्ट्रेट। अब यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन होते हैं इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं क्योंकि इसमें छोटे वेरी स्मॉल साइज़ के सब्सटेंसेस भी फिल्टर हो सकते हैं, इसलिए हम इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो जो ब्लड फिल्टर हो चुके हैं और फिल्ट्रेट बन गया है आपके साथ नीचे बॉम्बिन कैप्सूल में आ गई है, तो उसमें वो तमाम सब्सटेंसेस होंगी जो कि ब्लड प्लाज्मा में होते हैं क्योंकि वो तो फिल्टर हो चुके हैं, एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन की फिल्ट्रेशन नहीं हो चुके हैं, वो ब्लड में मौजूद है। ठीक है, तो ये याद रखें कि फिल्ट्रेट की कंपोजिशन और प्लाज्मा कंपोजिशन सेम है, दोनों में जस्ट फ़र्क ये है कि प्लाज्मा में प्रोटीन होते हैं, फिल्ट्रेट में प्रोटीन नहीं होंगे। अब जितना अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट जो है बनते हैं इन द किडनी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, तो उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, या 1 मिनट में जितना फिल्ट्रेट बनते हैं इनसाइड द नेफ्रॉन उसको हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहते हैं। और वो कितना है 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे। अगर आपके साथ रीनल ब्लड फ्लो ज़्यादा है, कार्डिक आउटपुट यानी ब्लड किडनी को ज़्यादा जाते हैं तो फिल्ट्रेशन रेट भी ज़्यादा होगा, अगर कम जाते हैं तो फिल्ट्रेशन रेट भी कम होगा। इसलिए हम कहते हैं कि GFR इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द RBF। एक और टर्म यूज़ होते हैं जिसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। अब फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या है? तो जितना ब्लड ग्लोमेरुलस को पहुंचते हैं उनमें से कितना हिस्सा फिल्टर हो चुका है, इसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन।
ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके साथ जो है 100 ml ब्लड ग्लोमेरुलस तक पहुंच चुके हैं, उसी 100 ml में से कितना फ़िल्टर हुआ? 20% फिल्ट्रेट बन गया, 30% बन गया, 40% बन गया, तो ये आपके साथ होगा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क याद रखें, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन में फ़र्क ये है कि GFR हमारे पास जो फिल्ट्रेशन होते हैं 1 मिनट में उसको हम कहते हैं, और जो फिल्ट्रेट बनते हैं प्लाज्मा में से तो उसको हम फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कहते हैं। और ये हम कैलकुलेट इस तरह कर सकते हैं कि GFR को डिवाइड करें रीनल प्लाज्मा फ्लो या ब्लड फ्लो के ऊपर और उसको मल्टीप्लाइड करें 100 से, सो दैट विल बिकम फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। इस यहाँ पर एग्जांपल में आप देख लें, एक आइडियल एग्जांपल लिया गया है कि अगर हमारे पास GFR 125 है और रीनल प्लाज्मा फ्लो 650 है तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो है वो 19.2% होगी। लेकिन इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है दैट इज़ 15 to 20%। अगर इसी रेंज में है सो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज़ नॉर्मल। अब सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। पहले स्टेप में आपके साथ क्या हुआ कि फिल्ट्रेशन हो गई, जो ब्लड फिल्टर होगा वो आर्टरीज के थ्रू वापस चले गई, और जो प्रोडक्ट फिल्टर हो चुके हैं वो नीचे बॉमिन कैप्सूल में आ गई है, और बॉमिन कैप्सूल से फिर आगे वो ट्यूब्यूलर पोर्शन में पहुंच चुके हैं। अब इसी ट्यूब्यूलर पोर्शन में अगर इसी फिल्ट्रेट के अंदर कुछ इसेंशियल सब्सटेंसेस है लाइक वाटर या दूसरी इलेक्ट्रोलाइट्स, तो वो इसी ट्यूब्यूलर पोर्शन से वापस जाएंगे इनटू द ब्लड, रीएब्जॉर्ब होंगी इनटू द ब्लड। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, और तकरीबन 99% वाटर यहाँ पर रीएब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरी इसेंशियल वाइटामिन जो है वो भी रीएब्जॉर्ब होते हैं अगर बॉडी को उसकी ज़रूरत है। अब ये रीएब्जॉर्प्शन किस तरह होते हैं? तो पहले फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारे पास ल्यूमेन ऑफ द ट्यूब्यूल, इसमें वो सब्सटेंसेस आ गई हैं, तो पहले वो जाएंगे इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, ये हो गया आपका इंटरस्टिशियल स्पेस, तो पहले ये यहाँ पर आएंगे और फिर यहाँ से जाएंगे इनसाइड द ब्लड। ठीक है, ब्लड में ये आ जाएंगे, तो डायरेक्टली इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती, लेकिन ये इंटरस्टिशियल स्पेस से पास आउट होंगे। इसको हम कहते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन क्यों कहते हैं? इसीलिए कि उनकी ओनली जो एसेंशियल नेसेसरी सब्सटेंसेस फॉर द बॉडी है वो एब्जॉर्ब होते हैं, बाकी एक्सक्रीट आउट होंगी, इसलिए हम इसको सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। यहाँ पर देखिए वो दोबारा दिया गया है कि यहाँ से जो सब्सटेंसेस हैं वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आएंगे और इंटरस्टिशियल स्पेस से फिर ब्लड में आएंगे। ठीक है, और ये प्रोसेस सेलेक्टिवली होगा, यानी वो ओनली एसेंशियल सब्सटेंसेस पास होंगे। अब ये जो सब्सटेंसेस पास आउट होते हैं या रीएब्जॉर्ब होते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस आकर बाय टू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। एक को हम कहते हैं एक्टिव और दूसरा है पैसिव। एक्टिव आप लोगों को पता है कि इसमें रीएब्जॉर्प्शन होगी अगेंस्ट द ग्रेडियंट। ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट का मतलब ये है कि इसमें एनर्जी यूज़ होगा, यानी लो से ये हाई की तरफ जाएंगे, इसीलिए इसको एनर्जी की ज़रूरत है। तो जो सब्सटेंसेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं दैट इंक्लूड सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, फास्फेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, यूरिक एसिड एंड कीटोन बॉडीज। दीज सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब एक्टिवली, यानी अगेंस्ट द ग्रेडियंट ये एब्जॉर्ब होते हैं। जो पैसिवली एब्जॉर्ब होते हैं, जो अलोंग द ग्रेडियंट होंगे, इसमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी, यानी ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। सो दैट इंक्लूड क्लोराइड, यूरिया एंड वाटर। अब रूट किस तरह होगा, किस रूट के थ्रू ये जाएंगे? तो दो रूट के थ्रू ये ट्यूब्यूल से एब्जॉर्ब होते हैं इनटू द पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। वो दो रूट्स क्या है? एक है ट्रांससेलुलर रूट और दूसरा है पैरासेलुलर रूट। ट्रांससेलुलर रूट को आप लोग अगर डायग्राम में देख लें तो इसमें जो सब्सटेंसेस है वो पहले जाएंगे इनटू द सेल्स। ठीक है, जो ट्यूब्यूलर सेल्स होते हैं उसमें जाएंगे यहाँ पर, इसके बाद इंटरस्टिशियल स्पेस और इंटरस्टिशियल स्पेस से फिर ब्लड में आएंगे। तो इसका एब्जॉर्प्शन ट्रांससेलुलर रूट के थ्रू वो 3 स्टेप्स में होंगे।
जबकि पैरासेलुलर रूट जो है वो 2 स्टेप में होंगे। पहले ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएंगे और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से फिर डायरेक्ट कैपिलरी में आएंगे, यानी सेल में ये नहीं जाएंगे, तो इसके लिए हम इसको पैरासेलुलर रूट कहते हैं। अब कौन कौन से सब्सटेंसेस किस पोर्शन से रीएब्जॉर्ब होंगे? हम ट्यूब्यूलर पोर्शन की तो बात करते हैं, लेकिन ट्यूब्यूलर पोर्शन तो उसमें आपके साथ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी है, डिस्टल भी है और लूप ऑफ हेनले भी है। तो वो सब्सटेंसेस जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से रीएब्जॉर्ब होते हैं उसमें हमारे पास ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फास्फेट, यूरिया, यूरिक एसिड एंड वाटर इंक्लूड है। ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से रीएब्जॉर्ब होते हैं और तकरीबन 88% रीएब्जॉर्प्शन इस पोर्शन में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स है, एपिथेलियल सेल है, दे आर ब्रुश बॉर्डर। तो जो ब्रुश बॉर्डर सेल होते हैं उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होते हैं और वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करते हैं। बाकी जो 12% रीएब्जॉर्प्शन होते हैं वो नीचे लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड में होते हैं। तो लूप ऑफ हेनले में क्या एब्जॉर्ब होंगे? सोडियम एंड क्लोराइड, जबकि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सोडियम, कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड वाटर एब्जॉर्ब होंगे। अब थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं, द ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। यहाँ तक हमने 2 स्टेप पढ़े। द फर्स्ट स्टेप वाज द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिर इसके बाद जो थे वो हमारे पास ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन था, ठीक है, जो फिर ट्यूब्यूलर कैपिलरी में एब्जॉर्ब होंगे। नाउ द थर्ड पार्ट इज़ द ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में क्या होगा कि अब ये पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज में अगर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट या टॉक्सिक मटेरियल मौजूद है तो वो वापस आएंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। सो वो प्रोसेस जिसके थ्रू सब्सटेंसेस ब्लड अब द पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी से वापस आते हैं इनटू द ट्यूब्यूल और वहाँ पर वो फिल्ट्रेट के साथ मिक्स होकर यूरिन बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन से सब्सटेंसेस होंगे जो सिक्रीट होंगे वापस इनटू द ल्यूमेन? दैट इंक्लूड पोटाशियम, ठीक है, जो सोडियम पोटाशियम पंप के थ्रू आते हैं इनटू द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड रेनल कलेक्टिंग डक्ट। इसकी सिक्रीशन इन पोर्शंस में होंगी और ये एक्टिवली होंगी, एनर्जी की ज़रूरत है। इसके अलावा एमोनिया इज सिक्रेटेड इनटू द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हाइड्रोजन आयन इनटू द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जबकि यूरिया जो है वो लूप ऑफ हेनले में सिक्रेट होते हैं। तो ये सब्सटेंसेस जब पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी से आ जाते हैं इनटू द ल्यूमेन ऑफ द ट्यूब्यूल, तो वहाँ पर फिल्ट्रेट ऑलरेडी मौजूद है, तो उस फिल्ट्रेट के साथ ये मिक्स होकर क्या बनाते हैं? यूरिन बनाते हैं, ठीक है। और फिर वही यूरिन जो है फिर आगे पास आउट होकर बॉडी से रिमूव किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ द ओवरऑल समरी। द फर्स्ट स्टेप इज़ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, द सेकंड स्टेप इज़ द रीएब्जॉर्प्शन एंड द थर्ड स्टेप इज़ द सिक्रीशन। यहाँ पर भी फिल्ट्रेट है। फर्स्ट स्टेप में फिल्ट्रेट बनते हैं, सेकंड स्टेप में उस फिल्ट्रेट के अंदर अगर एसेंशियल सब्सटेंसेस है तो वो वापस ब्लड में चले जाते हैं, और थर्ड स्टेप में अगर ब्लड में एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस है तो वो वापस इस ट्यूब्यूल में आकर यूरिन बनाते हैं। अब कुछ डिसऑर्डर है, स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उसमें, एक को हम कहते हैं ऑस्मोटिक डायरेसिस। ऑस्मोटिक डायरेसिस या डायरेसिस क्या चीज़ है? सो डायरेसिस उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें मैक्सिमम अमाउंट में यूरिन पास आउट होंगे और उसमें वाटर का लेवल ज़्यादा हो, कंसंट्रेटेड ना हो, डाइल्यूटेड वाटर हो, तो इसको हम डायरेसिस कहते हैं। अब अगर आपके साथ कोई किसी पेशेंट जो है उसको डायबिटीज़ मेलाइटस है, डायबिटीज़ मेलाइटस किस वजह से काज होते हैं? ड्यू टू द इंसुलिन डिफिशिएंसी। इंसुलिन या तो काम नहीं करते या डेफिशिएंट है, कम है, तो आपके साथ ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाते हैं और इस कंडीशन को हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। अब आपके साथ ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है तो यूरिन में भी ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो गया, और ग्लूकोज जो है उसके ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होते हैं, तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर अपने आप की तरफ जो है वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, तो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन में जो वाटर का लेवल है वो आ जाते हैं।
तो यूरिन का अमाउंट भी ज़्यादा होते हैं और डाइल्यूटेड भी होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फिर एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो सच कंडीशन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक डायरेसिस और ये डायबिटीज़ मेलाइटस में होते हैं। दूसरा है पोलीयूरिया। पोलीयूरिया जो है ये डायबिटीज़ इंसिपिडिस में होते हैं। डायबिटीज़ इंसिपिडिस इज काज ड्यू टू द एंटी डायबिटिक हार्मोन, वो हार्मोन जो कि वाटर के रीएब्जॉर्ब यूरिन की रिमोल या वाटर के रिमोल को प्रिवेंट करते हैं। तो अगर आपके साथ एडीएच की डिफिशिएंसी है तो वाटर की जो रीएब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो कम हो जाएंगी और यूरिन में इसका अमाउंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन जो है वो पास आउट होंगे। लेकिन यहाँ पर फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि एट इज काज ड्यू टू द एडीएच डिफिशिएंसी, जबकि डायबिटीज़ मेलाइटस जो थे वो ड्यू टू द हाई ग्लूकोज लेवल था। और पॉलीयूरिया में एक दूसरा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंट वॉइडिंग होगी, यानी बार बार जो है यूरिन की लिए डिज़ायर होगी। अब आते हैं टुवर्ड द एसिड बेस बैलेंस। ये भी किडनी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि बॉडी का जो एसिड और बेस का लेवल है यानी पीएच जो है उसको नॉर्मल रखा जाए। नॉर्मल बॉडी पीएच है 7.35 से लेकर 7.45। अगर ये पीएच लेवल कम होते हैं तो किडनी मैक्सिमम आप हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट करते हैं ताकि पीएच जो है वो बढ़ जाए। ब्लड में एसिडोसिस कम हो तो वो उसका पीएच बढ़ जाता है। दूसरी तरफ अगर बॉडी का पीएच जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं, ब्लड का 7.45 से ज़्यादा है, तो किडनी क्या करते हैं, मिनिमम अमाउंट में हाइड्रोजन एक्सक्रीट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम अमाउंट में हाइड्रोजन को एक्सक्रीट करेंगे, जबकि रिटेंशन ऑफ बाइकार्बोनेट नहीं करेंगे, उसको एक्सक्रीट आउट करेंगे। तो आपका जो अल्कालोसिस है ब्लड की वो कम होकर उसका पीएच कम होकर नॉर्मल की तरफ आ जाते हैं। अब नॉर्मली हमारी बॉडी का जो यूरिन बनते हैं दैट इज़ एसिडिक इन नेचर और ये हाईली एसिडिक होते हैं, अबाउट 4.5 to 6 उसका पीएच होते हैं, क्योंकि बॉडी में कंटिन्यूसली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं और उसकी एंड में मुख्तलिफ एसिड्स बनते हैं और फिर उसी एसिड्स जो है यूरिन में आ जाते हैं, इसलिए यूरिन का जो पीएच है वो लो होता है। अब बाज़ औक़ात ये हो जाते हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से जो ब्लड का पीएच है वो भी लो हो जाते हैं, एसिडोसिस की तरफ चले जाते हैं और एसिडोसिस का बॉडी की जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है उसके ऊपर बैड इफ़ेक्ट है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को स्टॉप करते हैं। तो किडनी क्या करते हैं कि उसी एसिड जो कि ब्लड में ज़्यादा है उसको रिमूव करते हैं ताकि पीएच नॉर्मल पे आ जाए और एंजाइमेटिक एक्टिविटी के ऊपर कोई बैड इफ़ेक्ट ना हो। अब किडनी किस तरह एसिड और बेस को बैलेंस में रखते हैं? याद रखें हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं एसिड को, जबकि बाइकार्बोनेट जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं बेस को। तो यूजुअली जो बाइकार्बोनेट हैं वो 4320 मिली इक्विवेलेंट पर डे जो है वो फ़िल्टर होते हैं फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। जो फर्स्ट स्टेप में प्रोसेस थे उसमें कितना फ़िल्टर होते हैं? 4320 और इसी को हम कहते हैं फ़िल्टर लोड ऑफ बाइकार्बोनेट, जो फ़िल्टर होते हैं। अब फिल्ट्रेशन के बाद जो दूसरा स्टेप था वो क्या था? रीएब्जॉर्प्शन था। ठीक है, अब ये जो बाइकार्बोनेट फ़िल्टर हो चुके हैं ये सारे के सारे एक्सक्रीट नहीं होते बल्कि उसकी रीएब्जॉर्प्शन होती है। तकरीबन 4280 मिली इक्विवेलेंट पर डे उसमें रीएब्जॉर्ब होते हैं। क्यों रीएब्जॉर्ब होते हैं? क्योंकि मैंने बता दिया कि बॉडी में कंटिन्यूसली मेटाबॉलिज्म हो रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के नतीजे में आपके साथ एसिड बनते हैं, एसिड इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। तो उसी हाइड्रोजन को रिमूव करना है ब्लड से। तो जब वो हार्मोन ब्लड से किडनी में आते हैं तो इसके रिस्पांस में बाइकार्बोनेट जो है वो रीएब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, तो 4280 रीएब्जॉर्ब होंगी एंड एक्सचेंज विद द हाइड्रोजन एक्सक्रीशन।
अब ये जो 4280 मिली इक्विवेलेंट पर डे बाइकार्ब रीअब्जॉर्ब होते हैं, तो इसमें मोस्टली रीअब्जॉर्प्शन इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हैं, 15% लूप ऑफ हेनले में और 5% डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। और जो बाकी 100 मिली इक्विवेलेंट पर डे रह जाते हैं, दैट इज़ देन एक्सक्रीटेड इन यूरिन। ठीक है, तो ये आपके साथ हो गई बाइकार्बोनेट का स्टोरी। ठीक है, अब हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, तो ये हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन लिया गया है। ये ट्यूब्यूलर ल्यूमेन है यानी नेफ्रॉन है, ये आपके साथ है ट्यूब्यूलर सेल, और ये है आपके साथ इंटरस्टिशियल स्पेस। तो हमारे पास जो ब्लड होते हैं उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं। वो सोडियम बाइकार्बोनेट डिसोसिएट होकर बाइकार्बोनेट और सोडियम बनाते हैं। अब बाइकार्बोनेट तो एक्सक्रीट नहीं होता, वो तो रिटेन होते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन सोडियम जो है वो अंदर की तरफ जाते हैं एंड टू द सेल। तो जब सोडियम अंदर जाएंगे तो इसके रिस्पांस में हाइड्रोजन जो है वो बाहर ल्यूमेन में आ जाते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो ल्यूमेन है उसमें दो चीज़ें मौजूद हैं, एक आपके साथ उसमें हाइड्रोजन है और दूसरा बाइकार्बोनेट है। यहाँ पर डिपेंड करते हैं पीएच के ऊपर। अगर बॉडी में एसिडोसिस है, पीएच लो है, तो हाइड्रोजन एक्सक्रीट होगा और बाइकार्बोनेट रिटेन होगा। लेकिन अगर बॉडी में अल्कालोसिस है, पीएच ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन रिटेन होगा और बाइकार्बोनेट जो है वो एक्सक्रीट होगा। ठीक है, यही बात है, यहाँ पर दोनों आपके साथ मौजूद हैं। ठीक है, हाइड्रोजन भी मौजूद हैं और बाइकार्बोनेट भी मौजूद हैं। अगर एसिडोसिस है, लो पीएच है, पीएच लो है, तो ये एक्सक्रीट होगा और ये रिटेन होगा। तो इससे क्या होगा जाते हैं, ब्लड नॉर्मल, पीएच जो है वो नॉर्मल पे आ जाते हैं। दूसरी तरफ अगर आपके साथ पीएच जो है वो ज़्यादा है, अल्कालोसिस है, तो फिर हाइड्रोजन जो है वो रिटेन होगा और बाइकार्बोनेट एक्सक्रीट होगा। अब हाइड्रोजन की एक्सक्रीशन दो तरह से होते हैं, एक सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट पंप जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ज़्यादातर होते हैं, दिस इज़ द एंटीपोर्ट पंप। ठीक है, ये एंटीपोर्ट पंप है। एंटीपोर्ट पंप का मतलब क्या है कि अगर हाइड्रोजन जो है वो ल्यूमेन में आते हैं तो इसके रिस्पांस में सोडियम अंदर की तरफ जाएंगे, एंटी क्लॉक डायरेक्शन यानी अपोजिट एक दूसरे की फ्लो करेंगे। और जो दूसरा है दैट इज़ द एटीपी ड्राइवन प्रोटॉन पंप, जिसमें अगर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट पंप के थ्रू हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो गई है, लेकिन फिर भी बॉडी में एसिडोसिस है, तो ये एटीपी ड्राइवन प्रोटॉन पंप भी एक्टिवेट होते हैं और इसमें एनर्जी के थ्रू ये हाइड्रोजन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में सिक्रीट होते हैं। ये एडिशनल प्रोसेस है। प्राइमरी प्रोसेस जो है वो आपके साथ सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट पंप है। अब दो तरह की कंडीशन बॉडी में क्रिएट हो सकते हैं, एक को कहते हैं एसिडोसिस और एक को कहते हैं अल्कालोसिस। तो यहाँ पर नीचे स्केल दिया गया है, 7 जो है ये न्यूट्रल है, अगर 7 से ज़्यादा होते हैं सो दैट इज़ द अल्कालोसिस, अगर 7 से कम होते हैं सो दैट इज़ द एसिडोसिस। अब मेटाबॉलिक का लफ्ज़ क्यों यूज़ होते हैं, इसीलिए कि उनकी बाज़ औक़ात एसिडोसिस और अल्कालोसिस ड्यू टू द रिस्पायरेटरी सिस्टम भी काज होते हैं, तो फिर हम इसको रिस्पायरेटरी एसिडोसिस या अल्कालोसिस कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से है, तो इसलिए हम इसको मेटाबॉलिक का नाम दिया है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होगा कि किडनी जो है वो फेल टू एक्सक्रीट मेटाबॉलिक एसिड, हाइड्रोजन को वो एक्सक्रीट नहीं कर पाएंगे। तो हाइड्रोजन क्या है, एसिड है, तो बॉडी में एसिड बढ़ेंगी एंड दैट लीड्स टू द एसिडोसिस। दूसरा कंडीशन क्या है, अल्कालोसिस। तो अल्कालोसिस इसका अपोजिट है कि इसमें जो हाइड्रोजन की क्वांटिटी ऑफ एक्सक्रीशन है वो ज़्यादा होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन एक्सक्रीट होंगे और बाइकार्बोनेट रिटेन होंगे।
तो जो जब ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन यानी एसिड एक्सक्रीट होते हैं तो बॉडी का पीएच जो है वो अल्कलोसिस की तरफ जाएंगे, यानी 7 से वो इंक्रीज़ होंगे। सो दिस इज़ अबाउट टुडे लेक्चर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो फिर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।